नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये पेपर दिया हुआ है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे और तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैं बार बार यही कह चुका हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चंस को ज़रूर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तुम्हें आइडिया लगेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर्स में आ रहे हैं, जो मैं पेपर्स करा रहा हूँ, जिस तरीके से जो पेपर्स आ रहे हैं ना उनमें एग्ज़ाम्स में, मैं उसी तरीके से फिर टॉपिक भी लूँगा बीच बीच में, ठीक है। और एक आधा टॉपिक मैंने डाला भी है, तो वो भी देखते रहना, उसी हिसाब से टॉपिक करेंगे। तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल ठीक है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ये गलत कथन ये है इसमें, ठीक है, ये गलत दिया हुआ, विशिष्ट से सामान्य। तो क्या कहा जाता है विकास के बारे में? विकास का बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये ध्यान रखना। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट क्रियाओं से सामान्य की ओर, बस इतना याद रखना है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और सिर है पदानुमुखी, ऐसा कुछ दिया हुआ था विकास के बारे में। तो जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है। अमूर्तता नहीं हो पाती जितनी मूर्त अनुभवों से और प्रत्ययों से सीखता है। तो ये अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो नाम से भी पता चल रहा होगा, मूर्त संक्रिया, मूर्त रूप से संक्रिया चीज़ों को समझता है बच्चा। और एक चीज़ और याद रखना, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, किसने सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। चारों अवस्थाओं को ध्यान से पढ़ लेना। एक बार मैं करवाऊंगा एक वीडियो में, एक टॉपिक मैं ये लूँगा जिसमें करवाऊंगा ये सारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की किन दोनों का योगदान है? मानव के विकास में किन दोनों का योगदान है? अभिभावक अध्यापक का, ये तो है ही, खैर रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा किसका रहेगा? सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का, वंशानुक्रम और वातावरण का। जो सबसे ज़्यादा बालक के विकास में योगदान होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का होता है। मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान का परिणाम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, दोनों रोल प्ले करते हैं बालक के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण है, संतुलीकरण है, अनुभव है, या इनमें से कोई नहीं? तो जीन पियाजे के अनुसार बालक के बौद्धिक विकास के निर्धारण में सामाजिक संचरण निर्धारक तत्व नहीं है, सामाजिक संचरण नहीं है। संतुलीकरण के बारे में बताया, अनुभव के बारे में बताया है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, इस तरीके से ये तीन चीज़ों के बारे में बताया जिसमें अनुभव भी होंगे, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो यह है सहकारी अधिगम, पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों के साथ जो बच्चा सीखता है, ठीक है। सहकारी अधिगम तथा सहपाठियों द्वारा शिक्षण व्यूह रचना सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे परस्पर क्रियाओं के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। जब बच्चों को उनके पेयर बना दिए जाते हैं, जोड़े बना दिए जाते हैं कि भाई तुम्हें इस ग्रुप में पढ़ना है, तुम्हें इस ग्रुप में, तो उस तरीके से बच्चे आपस में ज़्यादा बढ़िया तरीके से सीख पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की, ये ध्यान रखना, सृजनशील बालकों के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे में बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की ओर तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण क्या है? यह श्रृंखलागत अधिगम का, ठीक है। नेक्स्ट, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है किस को बाह्य अभिप्रेरणा में समावेश? वातावरण के वे तत्व जो व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं और साथ ही उद्दीपन का कार्य करते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक होंगे। प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार, दंड, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस इसमें ठीक होंगे। परिणाम का ज्ञान इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीख रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव के नहीं सीख रहा, खुद अपने अनुभव से नहीं सीख रहा, तो वो क्या होता है? सामाजिक अधिगम होता है, ठीक है।
जब दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है तो ये क्या सामाजिक अधिगम में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार। ये अधिगम निर्योग्यता में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है। संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता और आयु। देखो व्यक्तिगत कारक पूछा है, व्यक्तिगत कारक पूछेगा तो उसकी खुद की परिपक्वता और आयु उसमें अपना योगदान देती है, प्रभावित करती है। संचार के साधन, समवयस्क समूह और अध्यापक अधिगम को अध्यापक जो होता है, ये तीन चीजें, संचार के साधन, समवयस्क समूह और ये अध्यापक, ये तो होते हैं तुम्हारे वातावरणीय कारक, क्योंकि इनमें ये एनवायरमेंट ही तो मिलता है। संचार के साधन है, समवयस्क समूह उनके जो उसकी एज का समूह है, और अधिगम अध्यापक, ये सब अधिगम के वातावरण कारक हैं। लेकिन परिपक्वता और आयु ये उसके खुद के होते हैं, तो ये उसके व्यक्तिगत कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर जब यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, इसे क्या कहते हैं। देखो कुछ क्रिकेटर होते हैं जो अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग, जैसे उनकी बॉलिंग अच्छी है तो बैटिंग ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम कि उसकी बैटिंग ठीक नहीं हो सकती भाई। तो अगर वो मेहनत करता है तो वो बिल्कुल दोनों चीज़ें इंप्रूव कर सकता है। तो इसको कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, कि किसी में भी मतलब ना तो पॉजिटिव पॉइंट जा रहा है ना किसी में नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, क्योंकि बॉलिंग की वजह से उसकी बैटिंग पे ना तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ना किसी तरीके का नेगेटिव आएगा। जब कोई भी इफेक्ट ना हो तो वो शून्य प्रशिक्षण अंतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ये इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रायड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिलफर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। तो बुद्धि और सृजनात्मकता ये किया है, सृजनात्मकता के बारे में अभिसारी चिंतन का। ठीक है, गिलफर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो रुचि के बारे में सत्य कौन सा नहीं है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी रूप में प्रतिक्रिया करती है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। अच्छा, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका रहती है। देखो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है और इंटेलिजेंसी है बच्चे की, ठीक है, उसमें वंशानुक्रम की रहती है। ठीक है, वंशानुक्रम का रोल रहता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता है, नाम मात्र का रहता है, लेकिन एनवायरनमेंट का ज़्यादा रहता है, वातावरण का ज़्यादा रहता है। वंशानुक्रम वातावरण और किस किस का वो है परिणाम, वंशानुक्रम और वातावरण का, लेकिन वातावरण उसमें एनवायरनमेंट जो होता है बाहर का, बच्चे को जो एनवायरनमेंट मिलता है वो उसमें ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इसलिए कहेंगे कि नाम मात्र की भूमिका है वंशानुक्रम की। ठीक है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा होता है। तो ये होता है तुम्हारा इदम। ठीक है, इदम, इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो इनका भंडार ग्रह कहाँ हो जाता है, इदम में। नेक्स्ट, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटाने में। तो दबाव से निपटने में क्या रक्षा तंत्र कवच का कार्य करता है। ठीक है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तो वो होगी तुम्हारी अति कल्पना। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए अति कल्पना रक्षा तंत्र के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक प्रसंगबोध परीक्षण। भाई कैट परीक्षण होता है, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, कैट परीक्षण। ठीक है, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। और मैंने बाल को जब तुम्हें बताया था, और ये सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाल प्रसंगबोध या कैट परीक्षण किसने दिया है। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है बैलक ने, और बैलक को तुम बालक कह सकते हो, बैलक को बालक कह सकते हो, और बालक वाला परीक्षण प्रसंगबोध परीक्षण किसने दिया है, बैलक ने। इस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हो, कनेक्ट करने के लिए मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है, बताया है। ठीक है, 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपर में किसी पेपर में आया था, मैंने कराया हुआ है। 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है और कार्ड इसमें 10 होते हैं।
ठीक है। 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। कार्ड 10 होते हैं, बैलक ने दिया है, और ये सारा मैंने बता दिया है। बालक से इसको बैलक को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं प्रसंग बोध। और टैट वाला, एक टैट का और मैंने बताया था, टैट वाला किसने दिया हुआ था, ये मुर्रे ने दिया होता। टैट वाला किसने दिया था, मुर्रे ने, ठीक है ना। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे, ये कौन से परीक्षण में आता है, टैट, कैट और स्याही धब्बा परीक्षण और ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, तो ये सारे आते हैं तो तुम्हारे प्रोजेक्टिव में, प्रक्षेपी विधियों में आते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टिव मेथड्स में, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, तो उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग की सहायता लेनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैं बताऊंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो दिया था वो दिया था ऑसबॉर्न ने, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो अवधारणा दी थी वो ऑसबॉर्न ने दी थी, ऑसबॉर्न। तो ये भी याद रखना, ऑसबॉर्न या ऑसबॉर्न, जैसे भी तुम जैसे याद रख पाओ ऐसे याद करना है। ऑसबॉर्न है, ब्रेनस्टॉर्मिंग को किसने दिया था, ऑसबॉर्न है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये इसमें सही होगा, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। आरटीई 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में टीचर को कम से कम 45 घंटा पढ़ाना चाहिए, 45 घंटे शिक्षण के लिए होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 घंटे, ठीक है, 45 घंटे, ये याद रखना, क्वेश्चन आया है कई पेपर्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आरटीई एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करने के लिए कहता है, तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, ये बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, ठीक है, ये भी सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना, ये सारे होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है, तो ये है, महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे, तो ये क्वेश्चन देख लिया और इसका आंसर सही होगा, महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण के लिए विकसित करने के लिए ये सेमिनार्स जो भी होने चाहिए, कार्यक्रम आयोजित किए जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है, किस बारे में बातचीत की है देखते हैं। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, ये सही आंसर इसका है, ठीक है। तो पिछला वाला क्वेश्चन का डिटेलिंग ये दी हुई, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है और से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 में कहा गया है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना, ये क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान होते क्या है, गुड एन एफ जो है उन्होंने कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान वे अनुसंधान होते हैं जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कार्यों, यहाँ से याद रखना, अध्यापक अपने कार्यों एवं निर्णयों में सुधार हेतु करता है, अध्यापक अपने कार्य और निर्णयों में सुधार के लिए करता है, ये होता है क्रियात्मक अनुसंधान, जिसका उद्देश्य विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना होता है, ठीक है। तो अध्यापक यूज करता है अपने कार्यों और निर्णयों में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग। और ये लास्ट क्वेश्चन 30, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, तो खुली पुस्तक परीक्षा, ठीक है, सतत निरंतर व्यापक, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल है ही, और सामूहिक कार्य मूल्यांकन, तो समूह में कार्य का जो मूल्यांकन किया जाना है, तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे, परीक्षा सुधार के अंतर्गत उपरोक्त सभी को सुझाया गया है। तो साथियों इसी तरीके से बने रहिए वीडियोज़ में और हमारी क्लास देखते रहें। चैनल अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि तुम्हें आगे की वीडियोज़ के, आगे की क्लासेस के, आगे के जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसकी वीडियोज़ के तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो साथियों इसी तरीके से करते रहिए, तो इजीली तुम्हें आराम से हम अच्छी वीडियोज़ भी देते रहेंगे और हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू।